गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज तो आप ही लोगों की बैटिंग की बारी है। तुम अपना इंट्रो बतलाओ तो। It was the time of Mughal period when Babur established this empire and continued by his able successor. At the time of Akbar, this empire was at its peak, and later during Aurangzeb, this empire was at its full potential. These rulers ruled on their principles and gave more or less priority to principles above privileges, and as a result, able to protect and preserve their privileges. But the ruler of later Mughal age was not so capable to continue this reign for a long time effectively. The ruler of later Mughal started to give priorities to privileges instead of principles. For example, the reign of Muhammad Shah Rangila Bahadur Shah Jafar. देखें, इनका इंट्रो समझ में आया आप लोगों को? क्या तुम जामबंद की भूमिका में हो? नेतागिरी हर जगह। हाँ, बतलाओ क्या समझ में आया शीतल? मुगल पीरियड का इन्होंने रेफरेंस दिया कि कुछ अच्छे रूलर्स थे जैसे बाबर, अकबर, औरंगजेब वगैरह, तो उन्होंने कैसे इसको बनाए रखा। उस टाइम पे मुगल पीरियड बिल्कुल अपने क्लाइमेक्स पे था। और जैसे कुछ इसके जो सक्सेसर हुए औरंगजेब के बाद, जैसे रंगीला और जो भी सक्सेसर थे, हाँ ठीक है, तो रंगीला, जफर, उन्होंने अपने प्रिविलेज को ज़्यादा वो वैल्यू दिया अपने प्रिविलेज को प्रिंसिपल की तुलना में। हाँ, तो इसलिए ठीक है। डिक्लाइन ऑफ मुगल। सहमत हैं? सहमत हैं? आज माला आप ही उठा रही हैं, नहीं? ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था? हिस्ट्री। पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो हिस्ट्री में किताबें पढ़ी हैं, उम्मीद करूं। ठीक है, तुम्हारा तो हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम सहमत हो। आगे की एक पंक्ति याद रखें, ठीक है? क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, आइडियाज कंस्ट्रक्ट करना जो है वो आसान नहीं होता है, कभी आसान नहीं रहा आइडियाज कंस्ट्रक्ट करना। क्योंकि जब आप आइडियाज कंस्ट्रक्ट कर रहे होते तो उसके अपने खतरे हैं, रिस्क उसके साथ जुड़ा होता है, और रिस्क जो जुड़ा होता तो वो रिस्क लेना होगा। तो रिस्क दो तरीके का होता है, एक रिस्क कैलकुलेटेड होता है और दूसरा रिस्क जो होता है वो कैलकुलेटेड नहीं होता। दूसरे रिस्क में क्या होता है, जोश में होश गंवाने वाली बात होती है, नहीं? तो मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहा हूं। रिस्क जब भी होना चाहिए तो वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं होना चाहिए। बातें ये समझ में आई? नहीं? एक चीज। दूसरी चीज,
अज्ञे की एक पंक्ति में कोट करता हूं, मौन भी अभिव्यंजना है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, तुम व्याप नहीं सकते। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, तुम व्याप नहीं सकते, तुम में जो व्यापा है उसी को निभाओ। बातें इसका मतलब समझ में आया? या नहीं? इसका मतलब यह है, देखिए जो काम आपने किया है उसके दो रिस्क हैं। केस 1 मैं ये मान लेता हूं कि आपका पूरा हाइपोथेसिस सही है, पहले मैं यही मान लेता, तो पूरा का पूरा हाइपोथेसिस सही है, ये मानने के बाद मैं बात कर रहा हूं। आप इस तरह के स्टार्ट के साथ जो आप आंसर, जो ऐसे लिख करके आ रहे हैं, उस ऐसे को इवैल्यूएट कौन करेगा? एग्जामिनर। एग्जामिनर का ओरिएंटेशन क्या होगा? एग्जामिनर का ओरिएंटेशन क्या होगा आप नहीं जानते? एग्जामिनर का ओरिएंटेशन जो है लिबरल सेकुलर भी हो सकता है, और एग्जामिनर का ओरिएंटेशन जो है राइट विंग की ओर भी हो सकता है, राइटिस्ट ओरिएंटेशन रखने वाला भी हो सकता है। अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो आपने बाबर से लेकर के औरंगजेब तक को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। यह ग्लोरिफिकेशन दिख रहा है, वैलिडेट आप कर रहे हैं, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने अपने विशेषाधिकारों पर सिद्धांतों को तरजीह दी, सिद्धांतों को अधिक अहमियत दी। ठीक है, आप मेरे बारे में अगर पूछें, मैं अपनी बात कर सकता, ये चीजें मेरे लिए भी पचने वाली नहीं है। ये बात मेरे लिए भी पचने वाली नहीं है। औरों की बात आप छोड़ दें, और तो देख के ही भड़केंगे या नहीं भड़केंगे? नहीं, जहां पर एनसीईआरटी की बुक से मुस्लिम पीरियड से रिलेटेड चैप्टर को हटाया जा रहा है, डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, या उसको करिकुलम से बाहर किया जा रहा है, नहीं, तो पहला मैसेज मेरा है, आप बैल मुझे मार वाला सिचुएशन हम क्यों क्रिएट करें? रिस्क तो है ना, या रिस्क नहीं है? आप किसी भी धारा में हैं, मैटर ये नहीं करता कि आप किस स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करते, रिस्क तो यहां पर है। तो पहली चीज तो आप सबको मैसेज है इस माध्यम से, ऐसी गलती ना करें, अनावश्यक विवाद में ना उलझे, ये पहला। अब ये हाइपोथेसिस जो आपका है, मैं उस हाइपोथेसिस को क्वेश्चन कर रहा हूं। नहीं, अब जरा गौर कीजिएगा, आप में से जो लोग भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं,
मौर्य पीरियड जब आप पढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका, इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और डिक्लाइन ऑफ मौर्यन अंपायर जब आप लिख रहे होते, स्पेसिफिक ना भी, तो उसमें भी ये बात आती है। रोमिला थापर की तो पूरी की पूरी पुस्तक ही है अशोका इन द डिक्लाइन ऑफ मौर्य, पूरी पुस्तक ही है। हम लोगों ने उनकी 2 पुस्तक इस पर है, अशोका इन द डिक्लाइन ऑफ मौर्य और दूसरी पुस्तक है मौर्य रिविजिटेड, जिसमें अशोका इन द डिक्लाइन ऑफ मौर्य में उन्होंने जो ओपिनियन रखा है उसको उन्होंने रिव्यू किया है। क्योंकि अशोका इन द डिक्लाइन ऑफ मौर्य में जो है वो मौर्यन अंपायर को हाईली सेंट्रलाइज्ड अंपायर के रूप में, नेचर ऑफ स्टेट की जब चर्चा करती तो हाईली सेंट्रलाइज्ड अंपायर के रूप में उसकी चर्चा करती हैं। लेकिन मौर्य रिविजिटेड जो चैप्टर है, उस चैप्टर में उन्होंने जो है उन्होंने कहा है कि नहीं, मौर्यन अंपायर एक डिसेंट्रलाइज्ड अंपायर था, अपने ओपिनियन को रिव्यू करते हुए, और फिर उन्होंने अपनी बातें की। ठीक उसी प्रकार जब आप डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल अंपायर की बात करते तो उसमें एक पॉइंट बनता है रोल ऑफ औरंगजेब, बनता है या नहीं? ठीक है। अब सवाल यहां पर जो उभर करके आता, यही आपका हाइपोथेसिस पूरा चैलेंज्ड होता है। नहीं, और अब अपनी समझ की बात, पहले मैंने कह दिया कि इस ऐसे विवादित रेफरेंसेस को आधार बना करके स्टार्ट निबंध करने से परहेज करें। बट इफ अगर हमें यही करना है तो अब आपके सामने जो चीज मैं रख रहा, ठीक है, क्योंकि एक तो सिद्धांत और विशेषाधिकार का कन्फ्लिक्ट जो है, का कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन जो है, इससे पूरा क्लियर नहीं होता है। ठीक है, हमेशा रेफरेंसेज को हम पिक कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स वर्सेस प्रिविलेजेस, ये हमें ध्यान में रखना होगा या नहीं? सिद्धांत और विशेषाधिकार, सिद्धांत और विशेषाधिकार, और अगर हम इसको रिस्पोंड करें तो वापस हम लौटते, वापस हम कहां पर लौटते? बाबर को याद करें। नहीं, बाबर और बाबर के जो सक्सेसर्स थे, नहीं, उसके उत्तराधिकारी, ये इन्हें प्रिविलेज मिला, ये प्रिविलेज्ड थे। किस चीज के लिए? टू रूल इंडिया, भारत पर शासन के लिए। भारत पर शासन के लिए नहीं? और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें
बाबर का संदेश क्या है? यह संदेश है बाबर का अपने उत्तराधिकारियों को। और यह बाबर का संदेश क्या है? बाबर का जो यह संदेश है वह है बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावना के सम्मान का, बाबर ने अपना एक विल छोड़ा और उस विल में उन्होंने क्या संदेश दिया कि जिन मेजॉरिटी हिंदूज को आपको रूल करना है उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट हैं उन रिलीजियस सेंटिमेंट के प्रति आप रेस्पेक्ट शो करें। और इसी के मद्देनजर गोकुशी से परहेज की बात की गई। और कमोवेश अगर आप जाकर के देखें, कमोवेश अगर देखें तो अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, सबकी डिग्री एक नहीं है। इस सब ने बाबर के इस संदेश को, बाबर का जो मैसेज है उस मैसेज को ग्रहण किया। बाबर के मैसेज को इसने ग्रहण किया और बाबर के मैसेज को ग्रहण करते हुए इन सब ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। नहीं, और अगर हम जाकर के देखें औरंगजेब इस संदेश की क्या करता है? औरंगजेब इस संदेश की अवहेलना करता है। नहीं, उसने इसकी जगह किसको प्रीफर किया? धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन। और अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें, शासक के रूप में जो उसके प्रिविलेज थे, जो विशेषाधिकार थे, उस विशेषाधिकार का प्रदर्शन उसने क्या किया? जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थे, विशेषाधिकार का इस्तेमाल इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत करने के लिए। बातें ये स्पष्ट हुई ही नहीं। और अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें, दिस पेव्ड द वे फॉर डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर।
अब आप ये बतलाएं व्हाट इज मोर एप्रोप्रिएट। मैं इसको भी देने की बात नहीं कर रहा, मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर हमें देना ही है, मैंने एक बात कही थी शुरू में ही, ठीक है, कि स्टार्ट कई तरीके से लिया जा सकता। पिछले निबंध में मौसम का जो स्टार्ट था और इसका जो स्टार्ट था शीतल का, दो डिफरेंट स्टार्ट थे। दोनों स्टार्ट को हमने रेफर किया और दोनों स्टार्ट के माध्यम से मैंने मैसेज देने की कोशिश की। हर किसी के अपने स्ट्रेंथ होंगे, हर किसी के अपने वीकनेसेज होंगे, और स्टार्ट जो होना चाहिए अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेज के हिसाब से। बातें ये समझ में आई या नहीं? देखिए, आप क्या समझ के लिख रहे हैं वो एक पहलू है, एंड वेदर दैट इज कन्विंसिंग फॉर अदर्स और नॉट, ये दूसरा पहलू है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, जब भी मैं कुछ लिख रहा हूं, तो वहां पर हमें हर हालत में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम जो लिख रहे हैं वेदर इट इज कन्विंसिंग फॉर अदर्स और नॉट। आत्मपरकता तो होती है ऐसे में, लेकिन ऐसे का मीनिंगफुलनेस किस में है, ऐसे की सार्थकता किस में है? ऐसे की जो सार्थकता है वह इस बात में है कि आप अपनी बातों को प्रॉपरली एक्सप्रेस इस तरीके से करने की स्थिति में हैं या नहीं, ताकि आपकी बातें औरों के लिए कन्विंसिंग हो। दिस इज द थिंग। बातें अब स्पष्ट हुई? और कोई जिन्होंने स्टार्ट लिखा हो? हाँ बताइए। सैफ, तुमने लिखा है? क्यों? हमने क्या कहा था कल? लिख लेंगे नहीं, अरे सो के लिख लेते। हाँ, देखो शीतल ने एक तरीका बतला दिया कि मोबाइल में टाइप कर लेते। मैं तो बैठ करके बहुत कम काम करता, सो के ही करता। पेट के बल लेट गया, छाती के नीचे तकिया डाला, एक कोहनी लगाई, चाहे लैपटॉप पर काम कर रहा हूं चाहे कागज पर काम कर रहा हूं, काम करता चला जाता। क्योंकि मेरे बतला देने से नहीं होगा, और ना ही रोज 2 निबंध का फॉर्मेट आपको दे दूं उससे होगा। बड़े क्लियर शब्दों में मैं कहता, बाजार में चल यही रहा है, चल यही रहा है, पॉपुलर वही है। तो अगर वो फॉर्मेट देने से ही काम चल जाए तो निबंध का PIQ उपलब्ध है, ले लीजिए, तब मेरी क्या जरूरत है? हाँ, इसके लिए 21,000 रुपया डिमांड करूंगा और वहां पर बाहर में बुक 250 से 300 रुपये में उपलब्ध है। समझे? जिसमें चंद्रगुप्त की जगह स्कंदगुप्त की चर्चा होगी, नाटक की जगह कहा जाएगा स्कंदगुप्त उपन्यास में प्रसाद ने ऐसा लिखा है। समझे? आराम से उठाइए। हाँ बतलाइए। समाज मानव सभ्यता के शुरुआत से अब तक एक गतिशील और प्रमुख संस्था के रूप में मानव और प्रकृति के संबंधों को नियंत्रित और निर्देशित करती रही है। इसी नियंत्रण और निर्देशन के क्रम में इसने व्यक्ति के विकास, उत्थान और खुद को संचालित करने के लिए सिद्धांतों का सृजन किया है। इन सिद्धांतों के क्रियान्वयन के दौरान और समय की चुनौतियों या मांग से विशेषाधिकारों का जन्म होता है। विशेषाधिकार भी किसी सभ्यता, राष्ट्र, समाज या परिवार का अभिन्न अंग होते चले गए, परंतु विशेषाधिकारों और सिद्धांतों के टकराव ने
सामाजिक प्रगति को बेहतर स्थिति ही प्रदान की है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि एक समाज, राष्ट्र, सभ्यता के तौर पर हम इनमें किसे ज्यादा तरजीह देने के सवाल से यह बात उभर कर आती है कि आखिर सिद्धांत और विशेषाधिकार में बुनियादी अंतर क्या है। इस फर्क को समझे बिना हम यह नहीं कह सकते कि कौन बेहतर है और कहाँ तक। और उसके बाद सर ठीक, ये भी अच्छा है नहीं कि यहां पर हम जिस सिद्धांत बनाम विशेषाधिकार की द्वंद्व की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने किया सिद्धांत और व्यवहार के, सिद्धांत और विशेषाधिकार के बीच का जो यह द्वंद्व है, इस द्वंद्व को मानव सभ्यता के विकास से संबद्ध करना। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं लिख सकता था। मानव सभ्यता के विकास से संबद्ध करना नहीं। और अगर इस प्रक्रिया में देखें तो जब भी मानव सभ्यता के विकास के क्रम में दोनों स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, सिद्धांतों पर विशेषाधिकारों को तरजीह, ये स्थिति भी आपको दिखाई पड़ती है, और विशेषाधिकारों पर सिद्धांतों को तरजीह। निकल सकते हो तुम, ठीक है। विशेषाधिकारों पर सिद्धांतों के तरजीह। और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने की वो बात क्या है? बात यह है मानव सभ्यता के विकास में, मानव सभ्यता एवं संस्कृति की प्रगति में दोनों की भूमिका, दोनों की भूमिका रही। ऐसा नहीं कि एक की भूमिका रही, दोनों ने अपने अपने तरीके से यह भूमिका निभाई है। नहीं, इसने कैसे भूमिका निभाई? तो इसने प्रगति को सुनिश्चित करते हुए संदेश दिया, संदेश देना। और यह संदेश क्या है? व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए। और एक कहावत आपने सुनी होगी, हां भाई चाचा क्या भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। इसने प्रगति को सुनिश्चित करते हुए, और इसने क्या किया?
इसने क्या किया? अवनति को सुनिश्चित करते हुए संदेश। और यहां संदेश क्या है? यहां संदेश है व्हाट शुडंट बी डन। व्हाट शुडंट बी डन, हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या करेंगे तो हम आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे हटेंगे। क्या करेंगे, क्या करने से आगे बढ़ेंगे, ये मैसेज देता और ये बतलाता है क्या करेंगे तो हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटेंगे। तो हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं? और अल्टीमेटली अगर आप देखें, मानव सभ्यता और मानव संस्कृति की प्रगति में दोनों अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। नहीं? और ऐसा नहीं है, दोनों धाराओं में सिद्धांत की जगह है, दोनों धाराओं में विशेषाधिकारों की जगह है, दोनों धाराओं में सिद्धांत की जगह है। अब आप यहां पर जाकर के देखिए, यहां पर सिद्धांत यहां भी है और विशेषाधिकार यहां भी है। सिद्धांत यहां भी है, विशेषाधिकार यहां भी है। अंतर क्या है दोनों में? तो अगर दोनों के अंतर को देखें तो एक तो है कि आनुपातिक संतुलन, प्रोपोर्शनल बैलेंस, यहां विशेषाधिकारों के पक्ष में है। नहीं? और यहां जो सिद्धांत है वह सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष की बजाय किसका प्रतिनिधित्व करता? सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष की बजाय नकारात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता। यह सिद्धांत का विद्रूप है। जो डिफॉर्मिटीज को रिप्रेजेंट करता है। बातें स्पष्ट हो रही हैं या नहीं? ऐसा है कि औरंगजेब ने जो शासन किया, ऐसा है वहां सिद्धांत नहीं था। हिटलर ने जो शासन किया वहां सिद्धांत नहीं था। आज दक्षिणपंथी ताकतें जो शासन कर रही हैं वहां सिद्धांत नहीं है। लेकिन सिद्धांत का मीनिंगफुलनेस, सिद्धांत का, यहां जिस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं इसकी सार्थकता किसमें है? इसकी सार्थकता किसमें है? व्यापक
मानवीय मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में। उसमें वे सहायक हैं तो ये सिद्धांत उपयोगी हैं, अगर ये उसको अवरुद्ध करते हैं तो ये अनुपयोगी। बातें स्पष्ट हुई? अब एक और चीज पिक करता हूं, क्योंकि थीम आपने अच्छा उठाया और मैंने पहले कहा आपके पास लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है, ताकत, ये आपकी ताकत है। और कमी क्या है? कंटेंट का अभाव। तो अगर कंटेंट को इनरिच करें, बहुत ज्यादा ना भी हो और वो 2 महीने 3 महीने में नहीं हो सकते, ठीक है, फिर भी जहां तक हम कंटेंट के फ्रंट पर अपने को इनरिच कर सकें तो आपका लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन आपको पे करेगा, थॉट प्रोसेस पे करेगा। क्योंकि यही चीज बार बार कह रहा हूं, क्या निधि? हाँ, एक तो गर्दा मचा दी हो दोनों। समझे? तो ये चीजें आपको पे करेंगी। हमेशा ध्यान रखें, अपने कोर्ट में खेलना सीखिए। जब अपने कोर्ट में खेलेंगे ना, तो आपको अपनी कमी भी मालूम होगी और आपको अपना स्ट्रेंथ भी मालूम होगा। तो अपने स्ट्रेंथ पर खेलिएगा, कमियां ऑटोमेटिकली ढक जाएंगी। और दूसरे के कोर्ट में अगर जाकर के खेलिएगा तो ध्यान रखिएगा, हमेशा आपकी कमियां ही सामने आएगी, चाहे वो कोर्ट मेरा हो, चाहे वो कोर्ट किसी का हो, किसी का भी कोर्ट हो। नहीं, अब अगर यहां पर जाकर के देखें, एक और चीज देखें, मनुष्य के संदर्भ में 2 बातें कही जाती हैं। क्योंकि आइडिया जितना जनरेट करेंगे उतनी सहूलियत होगी। एक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। Man is a social animal, नहीं? और अगर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो इसका मतलब क्या है? मनुष्य के सामाजिक दायित्व होते, जिनका निर्वाह अपेक्षित होता, उसकी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को किसके कंटेक्स्ट में डिफाइन किया जा सकता? इस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को मानव और मानवता के परिप्रेक्ष्य में डिफाइन किया जा सकता। ह्यूमन और ह्यूमैनिटी के कंटेक्स्ट में उसको डिफाइन किया जा सकता है। नहीं? और इसमें हेल्पफुल क्या है?
एक मनुष्य के रूप में जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं, नहीं, दूसरा अगर आप देखें, एक व्यक्ति के रूप में देखें, हमारा एक व्यक्ति के रूप में हमारा व्यक्तिगत दायित्व भी है। अपने प्रति, और हमसे क्या अपेक्षा की जाती है? खुद की बेहतरी, खुद को बेहतर बनाएं। और अगर आप जाकर के देखें, इन दोनों में सहायक क्या है? इन दोनों में सहायक हैं सिद्धांत। अब बातें समझ में आई कुछ कुछ या नहीं? मतलब हमारे जो सिद्धांत होते वो एक मनुष्य के रूप में भी हमें बेहतर बनाते हैं, हमारी व्यक्तिगत बेहतरी को भी सुनिश्चित करते, एट द सेम टाइम वे हमें अपने सामाजिक दायित्व के निर्वाह में भी क्या करते हैं? समर्थ बनाते हैं। नहीं, अगर आप जाकर के देखें, इसका एक तीसरा पहलू भी है, और वो तीसरा पहलू क्या है? नहीं, वह तीसरा पहलू क्या है? तो वह तीसरा पहलू है मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। और अगर आप जाकर के देखें, यही स्वार्थ जो है, नहीं, यही स्वार्थ जो है विशेषाधिकारों का क्या है? विशेषाधिकारों के उद्गम का स्रोत है। विशेषाधिकारों का उद्गम कहां होता है? नहीं, हम जाते हैं, और जाते हैं तो क्यों लगा हुआ देखते, हमारी कोशिश क्या होती है? घुस जाए। क्यों घुसने की चाह होती है? घुसने की चाह क्यों होती है? हम विशिष्ट होने की चाह रखते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट की चाह रखते हैं। कई बार आप लोग भी चाह रखते हैं ना कि हमें अलग से ट्रीटमेंट मिले। अब बातें समझ में आई या नहीं?
तो ये जो देखिए, अब यहां से जितनी बातें मैंने चर्चा की हैं आप आराम से लेकर के बढ़ सकते, ना हो तो हम हाइपोथेसिस का आधार इसी को बना सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होता ही नहीं। सिद्धांतों के उद्गम का स्रोत भी यही है, सिद्धांतों के उद्गम का स्रोत भी यही है और विशेषाधिकारों के उद्गम का स्रोत भी यही है। बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट इसमें? क्या विपुल बिहारी जी कुछ काम किया है? क्या नहीं कर पाए? नहीं, पढ़ दीजिए ना। नहीं, फॉर्मेटिंग नहीं, फॉर्मेटिंग हमने तो स्टार्ट लिखने के लिए कहा था। देखिए आप बड़ा, देखिए कल भी मैंने चर्चा की, आज भी मैं चर्चा कर रहा हूं, और देखिए हर जगह से डायमेंशन खुल रहे हैं नए या नहीं। हर किसी के सोचने का तरीका अलग है, हर किसी के सोर्स अलग है, हर किसी की जानकारी का दायरा अलग, जानकारी अलग अलग है, कंटेक्स्ट अलग अलग हैं। यही चीजें तो हमें समझनी है कि सही और गलत कुछ नहीं होता, कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं होता जिस फिक्स फॉर्मेट को आप ले और जाकर के ऐसे लिखा भाई। सब अगर उसी फिक्स फॉर्मेट को अगर फॉलो करेगा तो किसी को 100 में 30 नंबर क्यों आएंगे और किसी को 60 क्यों आएंगे, 65 क्यों आएंगे? नहीं, बातें स्पष्ट हुई? हाँ मोना बतलाओ, लिखा है? क्यों क्यों? कल कहा था ना लिख के आने के लिए, रैंडमली मैं किसी को भी कह सकता हूं, तो क्यों नहीं लिखा? लिखे, आवाज थोड़ा जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है। लिखे हैं तो बोलने में क्या दिक्कत है? बोलिए। बतलाइए। बचने के कोई स्कोप नहीं है, ये चीज ध्यान रखें। और ये रैंडमली मैं पिक करूंगा। क्या कंफर्टेबल नहीं है बोलने में? चलिए आलोक बतलाइए। तुमने तो सुना दिया था ना, इस पर सुनाया था या पिछले? इस पर लिखा है ना? क्यों? सर ये टॉपिक से मैं रिलेट नहीं कर पा रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, यदि वृक्ष को समान, शाखा को विशेषाधिकार एवं जड़ को सिद्धांत के रूप में समझे तो पेड़ों में प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था होती है। उसकी जितनी शाखाएं ऊपर की ओर फैली होती हैं, लगभग उसी अनुपात में जड़ें भी मिट्टी में फैलकर पेड़ को संतुलित रखती है। शाखाएं एवं जड़ें दोनों का समन्वय उसे जीवंत बनाए रखती है। वृक्ष की शाखाएं दोषशीलता का प्रदर्शन कर आंधियों में पेड़ों को जड़ से उखड़ कर जीवन से हाथ धोने से बचा लेते हैं। वृक्ष अपनी आवश्यकताओं एवं जीवन रक्षा के लिए आंधियों में बड़ी डालियों एवं अलोचशील एवं सूखी डालियों को त्याग करता है। सूखे डालियों एवं भारी शाखाओं का भार अनावश्यक होता है, जो जीवन बाधा के रूप में है। जड़ जीवन के लिए आवश्यक है, जो वृक्ष को जीवन रस प्रदान कर उसे जीवंत बनाए रखता है।
अगर वृक्ष शाखाओं एवं फलों को स्वयं से संलग्न रखेगा तो जड़ से उखड़कर संपूर्ण वृक्ष ही समाप्त हो जाएगा। मतलब आपने जिस हाइपोथेसिस को पिक किया है उसमें आपने पेड़ या वृक्ष के रूपक का इस्तेमाल किया, नहीं? और अगर इसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो आपकी हाइपोथेसिस के दो डायमेंशन हैं। एक जड़ें हैं जिसको आप सिद्धांत मान रहे हैं, और दूसरी ओर शाखाएं हैं शाखाओं को आपने क्या माना? शाखा का विशेषाधिकार। विशेषाधिकार। और क्या है एक बार देखो। ये समाज को रिप्रेजेंट करता है, नहीं? और अगर इस स्ट्रक्चर को समझें, नहीं? यही है ना, यही स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ये रूट्स हैं, ये जो हैं शाखाएं हैं, और अगर आप देखें तो ये शाखाएं एक व्यवस्था से बंधी हुई हैं। नहीं? और अगर हम देखें इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में तो एक नेचुरल प्राकृतिक व्यवस्था है। ये शाखाएं क्या कर रही हैं? ये शाखाएं क्या कर रही हैं? इन जड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को ये उपलब्ध करवा रही हैं। क्या? और ये जड़ें क्या कर रही हैं? ये जड़ें इन शाखाओं को एक व्यवस्था से बांधे हुए हैं। जब भी दबाव इन पर निर्मित होता, जब भी इन पर दबाव निर्मित होता, ये जड़ें क्या करती हैं? मजबूती से उनको थामे रहती। नहीं? जहां पर ये प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था डिस्टर्ब होती है, वहां जड़ों का भी अस्तित्व खतरे में होता, और वहां पर शाखाओं का अस्तित्व भी खतरे में होता। अस्तित्व दोनों खतरे में होती। और जब तक यह सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा होता, तब तक जो है वृक्ष का अस्तित्व बना रहता है।
अब ये इस बात पर ये पूरा का पूरा पिक तो आपने सही किया है, लेकिन फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पिछले वाले कंटेक्स्ट में देखें, क्योंकि जब इंट्रो आप लिख रहे हैं तो इंट्रो आप लिख रहे हैं तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आगे निबंध का पूरा स्ट्रक्चर उसी से गाइडेड होगा। अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करवाएंगे ये बतलाइए। नहीं तो मुझे डाउट वहीं पर है, ठीक है, एक बार आप कोशिश कीजिए। डाउट है मुझे, समझे? हमको डाउट था कि कोई रूपक का इस्तेमाल करके शुरुआत कर सकते। नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कहीं पर डाउट नहीं है, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। सर हमको वृक्ष और पानी दो मतलब चीजों से शुरुआत करने में या इसके कई सारे फॉर्म उदाहरण मिलते हैं, हमको इसके लिखने में थोड़ा सा आसानी है। आप बार बार मैं कह रहा हूं, आप अपने तरीके से स्टार्ट करें, लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जैसे पिछले वाले निबंध को देखें, यहां पर एक स्ट्रक्चर निर्मित होता चला गया ना, नहीं? इस स्ट्रक्चर में जो चीजें जहां पर बैठेंगी, नहीं, वेरियस लेयर जो हैं, जब हम दिखाएंगे तो वेरियस लेयर जो हैं, नहीं, परिवार के सूक्ष्म स्तर से लेकर ग्लोबल पर्सपेक्टिव तक उसको विस्तार हम देंगे, बड़ी आसानी से हम दे सकते। उसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस जितने डायमेंशन होंगे, वो स्पेस है उस प्रगति को दिखाने के क्रम में हम उसको दिखा सके। ये स्पेस यहां पर हमारे पास है, वो आइडिया यहां पर क्लिक कर रहा है। यहां पर यहां पर जो मैंने आपके साथ चर्चा की, मैंने पहले कहा कि हम इससे परहेज करेंगे, लेकिन यहां पर भी एक आइडिया पिक किया जा सकता है, यहां पर भी ये आइडिया पिक किया जा सकता, ठीक। इस आइडिया की जगह आप अगर लेना चाहें तो कई आइडिया हो सकते हैं। हिटलर का एग्जाम्पल हो सकता, मुसोलिनी का एग्जाम्पल हो सकता, नेपोलियन का एग्जाम्पल हो सकता है, और नेपोलियन का तो फिर शानदार एग्जाम्पल होगा नेपोलियन के। लेकिन यही है, संभाल पाएंगे, संभालना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेपोलियन का एग्जाम्पल भी इसमें, क्योंकि मैंने विस्तार से आपके साथ चर्चा की है, और नेपोलियन पर अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो नेपोलियन पर एक स्टेटमेंट है, और लिख ले, वो काम देगा। नेपोलियन वाज द Napoleon was the child of revolution. But he destroyed the basic idea of revolution. He destroyed the basic idea of revolution.
नहीं, आप लोगों के साथ मेरी चर्चा नहीं हुई थी। ये चर्चा हमारी हुई थी हिस्ट्री वाले क्लास में, ठीक है। राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद की संकल्पना के आविर्भाव को जो डिस्कस कर रहा था, तो वहां पर विस्तार से हमने चर्चा की थी, ठीक है, कि नेपोलियन को अगर आप देखें, अब ये जो बातें आ रही हैं, फ्रांस के भीतर और फ्रांस के बाहर, नहीं, दोनों कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो वो जो था मैसेंजर ऑफ रिवॉल्यूशन था, वह क्रांति का संदेशवाहक था, और चूंकि क्रांति ने उसको जन्म दिया तो उसे यह अपेक्षा की जा रही थी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आदर्श हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आदर्शों को उससे अपेक्षा की गई प्रचारित और प्रसारित करने की। यह अपेक्षा उससे की गई, और अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें तब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियल्स हैं जिनको प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और यही कारण है कि फ्रांस के बाहर इसका स्वागत किया जाता। लेकिन समस्या यहीं पर आती है, लेटर फेज में क्या होता है? लेटर फेज में अगर आप जाकर के देखें, लेटर फेज में अगर आप जाकर के देखें तो नेपोलियन क्या करता है? नेपोलियन फ्रांसीसी साम्राज्यवादी आकांक्षा का प्रतीक बन जाता। नहीं, और जब वह फ्रांसीसी साम्राज्यवादी आकांक्षा का प्रतीक बनता है नेपोलियन, तो उस स्थिति में क्या होता? नेपोलियन से मोहभंग होता, और अंततः इसकी परिणति किस रूप में होती है? 1815 के वियना कांग्रेस के रूप में। और उस वियना कांग्रेस में क्या होता? ओल्ड रिजिम जो है उसको वापसी का मौका मिलता है, नहीं? और वाटरलू के बारे में सुना होगा, अक्सर मेटाफॉर के रूप में वाटरलू का इस्तेमाल होता है, कहीं ये उसके लिए वाटरलू साबित ना हो। और वह वाटरलू की जो लड़ाई है, नहीं,
नेपोलियन के चैप्टर को क्लोज कर देती है या नहीं? नहीं। तो उसने क्या किया? क्रांति के आदर्शों पर उसने एक प्रकार के विशेषाधिकार को समाप्त किया। एवोल्यूशन ऑफ प्रिविलेज के जरिए उसने अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन किया, और जब उसने अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन कर लिया तो उसके बाद उसने क्या किया? जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थे फ्रेंच पीपुल के, उसको इंपीरियलिज्म की ओर ले जाने का काम किया। और जब इंपीरियलिज्म की ओर ले जाने का काम किया तब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियल्स थे, वो तो पहले आप देखेंगे मोनार्की को नेपोलियन फिर रिवाइव करता है, नहीं? और अल्टीमेटली लेटर ऑन जाकर के देखें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो भी आइडियल्स हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, एक एक करके वो सारे आइडियल्स क्या होते? एक एक करके वो सारे आइडियल्स जो हैं धरे के धरे रह जाते, किनारे होते चले जाते। फ्रेंच इंटरेस्ट में वह अपने तरीके से उसकी व्याख्या करना शुरू करता है, नहीं? और धीरे धीरे आप देखें पूरा का पूरा वियना कांग्रेस जो है नेपोलियन और फ्रांस के अगेंस्ट जो है रिग्रेसिव फोर्सेस का मोबिलाइजेशन है। जबकि होना चाहिए था, क्रांति का शिशु होने के नाते नेपोलियन जो है प्रोग्रेसिव फोर्सेज को रिप्रेजेंट करता था, प्रोग्रेसिव लिबरल फोर्सेज को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन नेपोलियन ने इस बात को भुला दिया, नेपोलियन ने इस बात को भुला दिया, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों की अनदेखी की, और सिद्धांतों की अनदेखी की कीमत उसको भी चुकानी पड़ी, और पूरे के पूरे फ्रांस को चुकानी पड़ी। क्योंकि वो एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एज ए रूलर वह फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना फैला था फ्रांस, उससे ज्यादा सिकुड़ गया। बातें मेरी समझ में आई या नहीं? ठीक है। तो मैं जिस चीज को कहना चाहता, मैं जो मैसेज देना चाहता हूं, और ये आइडिया आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे नहीं होगा। यहां से आज दो चीजों के जरिए, एक नीतीश ने जो आइडिया कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, और दूसरा आलोक ने जो आइडिया कंस्ट्रक्ट किया। नीतीश के आइडिया की क्या सीमा थी ये हमने बतला दी, नहीं? ठीक है। आलोक के आइडिया के कंटेक्स्ट में अभी सस्पेंडेड एनिमेशन में चीजें हैं। अगर वो आगे उसको कंटिन्यू कर ले जाते, उस स्ट्रक्चर को निबंध के लास्ट तक फॉलो कर देते, तो वो शानदार होगा। तो इसका दो मतलब है आज का मैसेज मेरा आपके लिए, दो मैसेज। बी क्रिटिकल टू योरसेल्फ, अपने और अपने आइडिया के प्रति भी आपको क्रिटिकल होना होगा, आलोचनात्मक होना होगा। जब तक आप अपने आइडिया के प्रति क्रिटिकल नहीं होंगे, तब तक वो चीजें काम नहीं करेंगी। इस बात को समझे। तो अपने आइडिया के प्रति भी आपको क्रिटिकल होना होगा, इस चीज को ध्यान में रखें। क्योंकि क्रिटिकल होंगे तभी आप रिव्यू कर सकने की स्थिति में होंगे। रिव्यू जब आप करेंगे तो आपके आइडिया के अगर कुछ लिमिटेशन हैं, तो उस लिमिटेशन के कंटेक्स्ट में आप अपने आइडिया को रीस्ट्रक्चर कर पाने की स्थिति में होंगे। और जब भी ये स्टार्ट पर काम कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है, पूरे के पूरे आंसर के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आधा पेज या एक पेज में हमने स्टार्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया और पूरे निबंध में जो हम लिखेंगे उसको शुरू में हमने डाल दिया।
अब पता चला वहां से जब हम नेक्स्ट जब निबंध में इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ रहे हैं तो वही चीजें रिपीट कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो तभी होगा जब आपके पास पर्याप्त तर्क हो, जब आपके पास पर्याप्त एग्जाम्पल हो, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल हो, जिन एग्जाम्पल्स के जरिए और जिन तर्कों के जरिए जो आइडिया, कोर आइडिया है निबंध का, उसको आप अप्रूव करने की स्थिति में पहुंच सके। कोई डाउट है यहां तक किसी भी रूप में? अगर है तो बतलाइए। और किसी ने लिखा है इंट्रो? बोलिए। एक मिनट मौसम रुक जाओ। और किसी ने लिखा है? हाँ बोलिए, रुक जाइए आप। किसी हाँ। विशेषाधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो आम जनता के पास नहीं होते, बल्कि समाज के विशिष्ट वर्ग के पास होते हैं, जो तार्किक भी हो सकते हैं और अतार्किक भी। वही सिद्धांत ऐसे तार्किक विचार है जो तर्क, परिकल्पना और नियमों से बनते हैं। इस कथन को हम प्रेमचंद की कहानी सदगति द्वारा समझ सकते हैं। दुखी चमार और उसकी पत्नी झुरिया बेटी की सगाई के लिए लाठी पुरोहितों के लिए पंडित घसीराम को निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, किंतु पंडित जी उससे अपने घर का सारा काम बिगाड़ के रूप में कराते हैं और दुखी चमार तक कर हाफने लगता है तो अपनी चिड़न के लिए पंडिताइन से आग मांगता है। पंडिताइन फेंक कर आग देती है और चिंगारी उसके सिर पर पड़ती है। दुखी चमार की मौत हो जाती है। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि कैसे समाज अपने सिद्धांतों को विशेषता को महत्व देता है। दुखी चमार की समस्या भारतीय जाति व्यवस्था से सम्मत रहती है, जहाँ घसीराम ऐसे जाति सूचक है जो समाज में शीर्ष पर विराजमान है और अपने विशेषाधिकार के आधार पर स्वयं को महान बनाता है। इसी कहानी में जब आग की चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई, तब उसका यह कहना कि यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है, भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर का सत्यानाश हो जाएगा, पाँव गल कर गिरने लगेंगे। यह कथन इस बात की भी पुष्टि करता है कि इस विशेषाधिकार की जड़ किस तरह दलित व्यक्ति के मन में घर कर चुकी है, उसे अपना अपमान भी महसूस नहीं होता। पंडित घसीराम दलितों से क्रूर अपमानित व्यवहार कराना और बेगार कराना अपनी सेवा समझते हैं। विशेषाधिकार का यह दावा सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा में घुल चुका है और इसे प्रोत्साहन हमारे समाज के व्यवहार से मिलता है, जहाँ अन्याय, असमानता, विभेदीकरण अपने सबसे नकारात्मक चरण पर है, जहाँ हमें जीवन जीने की इच्छा भी इसी तथ्य पर निर्भर करती है कि कौन सा वर्ग है। अगर वह शीर्ष है तो उसे उचित दशा मिलेगी। गांव में कुएं के पानी तक पर उसका दावा होता है। साफ सुथरे रास्ते, बस्ती उसकी होती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता ठाकुर का कुआं यह दर्शाता है। चूल्हा मिट्टी तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की रोटी बाजरा खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल्की मूठ पर हथेली अपनी फसल ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। इस कविता में ठाकुर विशेषाधिकारों का सूचक है, जिसे समाज के हर संसाधन चाहिए, वो भौतिक हो, नैतिक हो, सब कुछ उसी के अधीन है। यह जाति व्यवस्था के साथ वंशवाद के विशेषाधिकार की बात करता है। एक ठाकुर के बाद दूसरा, फिर तीसरा, चाहे वो ठाकुर योग्य हो या नहीं, सत्ता उसकी होगी। यह विशेषाधिकार गरीब, भूखी, दलित जनता के ऊपर प्रभुत्व संपन्न वर्ग का भी है। यह विशेषाधिकार फ्रांस की क्रांति में अधिकार मान रहे जनता के ऊपर स्टेट का है। अच्छा पिक किया है, लेकिन चीजें लंबी खींच गई हैं। ठीक है, चीजें लंबी खींच गई हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज जो है, एक जगह गैप है जो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ठीक है,
आग फेंकी गई, सिर जला वो कहानी और आपने मार दिया। अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। मारने की क्या जरूरत थी, हम वहां भी तो रोक सकते थे। मारने के बाद ज़्यादा मारपीट हो जाता है ना। तो ज्यादा मार्मिक बनने के चक्कर में बीच की सारी चीजों को तुमने गायब कर दिया। नंबर 1, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा, मैं जो बातें कर रहा हूं आप ही लोगों के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, आप लोग जो कह रहे हैं उसी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। अगर वही चीजें आपको दिखानी थी, आप एक बार दोबारा से इसको रिकंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि आइडिया अच्छा है। दूसरी चीज क्या है, आपने 2 चीजों को जैसे आपने उठाया ना, एक सदगति और दूसरा ठाकुर का कुआं, ठीक है, तो वहां पर फिर वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। भाव तो रिपीट कर रहे हैं ना, नहीं, वहां वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। और तब जब ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है, तब उसके जरिए क्या चीजें सामने आती हैं जानते हैं? आपके अपने पूर्वाग्रह। आपके अपने पूर्वाग्रह का मतलब यह है कि आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट को फॉलो रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक धारा विशेष से बंधी हुई है। अब बातें समझ में आई? जैसे मोटा मोटी अगर देखें तो एक लाइन में मैं कहूं तो जो दलितवादी विमर्श की धारा है, बातें, तो एग्जामिनर को हमें यह मैसेज नहीं देना है, मैसेज नहीं देना है कि हमारे पूर्वाग्रह क्या है, इससे बचने की कोशिश करनी है। अब मेरी बातें समझ में आई? 2 विकल्प हैं, या तो ठाकुर का कुआं कविता से ही आप स्टार्ट करें, नहीं, ठाकुर का कुआं कहानी से ही स्टार्ट करें, सदगति कहानी से ही स्टार्ट करें, ठीक है। अब हुआ क्या, एक तो लंबा खींच गया, सदगति कहानी के माध्यम से मतलब बहुत शानदार तुमने पिक किया है, लेकिन उसको अगर अंजाम तक पहुंचा पाती ना इन ब्रीफ, तो मजेदार और मार्मिक स्टार्ट होता, मजेदार और मार्मिक स्टार्ट होता, ठीक है। पूछोगी क्यों और कैसे? नहीं, सदगति कहानी में अगर हम देखें तो तरजीह किसको दी जा रही है? विशेषाधिकारों के ऊपर सिद्धांतों के ऊपर विशेषाधिकारों को तरजीह दी जा रही है। दी जा रही है ना, सेंटर थीम यही है, नहीं? और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, यहां पर अगर देखें तो सिद्धांत की अनदेखी हो रही है। सिद्धांत की अनदेखी हो रही है। और सिद्धांत की अनदेखी कैसे हो रही है? तो इसके 2 कंटेक्स्ट हैं, इसके 2 कंटेक्स्ट हैं। आप कहें पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था भारत में जो है, ठीक है, यहां जो मैं बात कर रहा, ये कंटेक्स्ट क्या है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था, अच्छा किया, मतलब यही चीज होता है, आइडिया जो है ना, यहीं से कंस्ट्रक्ट होता है।
और फ्रेंकली अगर पूछें तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने ये निर्णय लिया कि आपको ड्राइविंग सीट पर आने दूं। ठीक है, दो फायदे इसके। एक फायदे इसके ये हैं कि एक इससे सेंस डेवलप करेगा आपका, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये सेंस डेवलप करेगा। दूसरा, इससे आइडिया जनरेट करने में मदद मिलेगी आपको भी और लोगों को भी। और तीसरा, यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस तब कभी नहीं डेवलप कर सकता जब चुटका नोट्स की तरह निबंध पर चुटका नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाए, या चुटका नोट्स वाले अप्रोच के साथ निबंध के 2 टॉपिक को रोज मैं डिस्कस करता बढ़ जाऊं। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? और इसीलिए लगातार मेरा फोकस है आइडिया को जनरेट करने की। आपको लग रहा होगा कि एक टॉपिक मैं पिक कर रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एक टॉपिक पिक नहीं कर रहा। टॉपिक मेरे लिए माध्यम है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था, भारतीय पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था जो है, अगर इस पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को देखें तो इस पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में विशेषाधिकारों और सिद्धांत, ये बेसिक आइडिया की बात कर रहा। इन दोनों के बीच अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच आप क्या पाएंगे? सामंजस्य और संतुलन है। हो सकता है आप में से कई लोग एग्री करें, लेकिन पहले पूरी बात सुन ले। सामंजस्य और संतुलन, यहां विशेषाधिकार किसको दिए गए? ब्राह्मणों को दिए गए, क्षत्रियों को दिए गए। क्या केवल विशेषाधिकार ही दिए गए या उनसे कुछ अपेक्षा भी की गई? विशेषाधिकार देने के साथ अगर देखें तो इनसे अपेक्षा भी की गई है। और अपेक्षा क्या है? वे उदार हों, वे मानवीय हों, वे संवेदनशील हों, सेवा, त्याग, क्षमा, दया, करुणा, नहीं, सहिष्णुता, कल्याण आदि। बातें स्पष्ट हुई? मेरी जब चर्चा हो रही थी, आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, नहीं किया, मैंने प्रसाद का रेफरेंस दिया था। और प्रसाद का रेफरेंस देते हुए हमने कहा था कि प्रसाद ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, प्रसाद क्षत्रियों के धर्म की बात करते हैं।
और चाहे ब्राह्मण धर्म की बात करें, चाहे छात्र धर्म की बात करें, ये सब इन्हीं मूल्यों से परिचालित है ना। या इनसे भिन्न मूल्यों से परिचालित है? बताइए। नहीं, यह जो सह संबंध है, यह यहां पर क्या होता? सह संबंध खंडित होता है। ये जो विशेषाधिकार हैं, ये बिना शर्त नहीं है। ये सशर्त हैं। ये इन मूल्यों और सिद्धांतों से बंधे हुए हैं, और जब तक ये इन मूल्यों और सिद्धांतों से बंधे रहे, जब तक ये इन मूल्यों और सिद्धांतों से बंधे रहे, तब तक उन्होंने क्या किया? प्रगति का आधार निर्मित किया। और जैसे खंडित हुए, अंत कहां पर होता? चमारों के विद्रोह से। सदगति कहानी का अंत कहां होता? चमारों के विद्रोह से। पंडित जी खुद में फेंकने जाते हैं रस्सा लगा करके, घसीटते हुए, बोरे भोर। नहीं तो अब आप जाकर के देखें ना, ना तो सिद्धांत शेष रह गया, ना ही विशेषाधिकार। अब बातें समझ में आई? ये आइडिया समझ में आया या नहीं? तो केवल लिंक नहीं करना है, उसको लॉजिकल कल्मिनेशन तक पहुंचाना है, टॉपिक से लिंक करते हुए, और थोड़ा सा कंप्रेस करें। बी ब्रीफ एंड कंसाइज। नहीं, मैंने क्या कहा? मैं एक बात कह दूं, जहां तारीफ डिजर्व करेंगे आप लोग, वहां पर मैं पहला आदमी होऊंगा जो तारीफ करूंगा। माना जाता है मैं अनुदार हूं तारीफ करने के मामले में, लेकिन नहीं, जहां डिजर्व करेंगे वहां नहीं। और मतलब इस टॉपिक पर इस कहानी का रूपक इतना शानदार तरीके से फिट बैठ रहा है, बशर्ते वो ये ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। गांधी बेवकूफ नहीं थे ना। गांधी वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं? गांधी जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं? नहीं। जाति व्यवस्था का विरोध करना एक चीज है, और जातिगत विभेद का विरोध करना दूसरी चीज है। गांधी ने वर्ण सिस्टम को भी इंडोर्स किया है, और गांधी ने कास्ट सिस्टम को भी इंडोर्स किया है। उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया है। और तुलसी के यहां भी चले जाएं, तुलसी के यहां भी चले जाएं, तुलसी के यहां भी राम है ना, राम राज्य वाला रूपक लिया था ना मैंने। तुलसी के यहां ही चले जाएं, नहीं, तुलसी के राम किस सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते? विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से आते हैं? नहीं,
जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों के बाद दूसरे पायदान पर है, और इनफैक्ट कहे तो शीर्ष के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों में हमेशा से प्रतिस्पर्धा रही, और एक जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होता, उस इक्विलिब्रियम में जाकर के देखें ब्राह्मणों का कि स्पिरिचुअल लीडरशिप और ब्राह्मणों के सोशल लीडरशिप को स्वीकार किया, और क्षत्रियों के पॉलिटिकल लीडरशिप को और क्षत्रियों के इकोनॉमिक डोमिनेंस को ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। नहीं, उस राम को सबरी के हाथों जूठे बेर खाने से परहेज होता है क्या? सबरी तो महिला है। आज भी भारतीय घरों में जाकर के देखें, नहीं, एक तो देखेंगे पति पत्नी का साथ खाना अच्छा नहीं माना जाता, जो ट्रेडिशनल होगा घर, क्या चंदा अच्छा माना जाता है? बेटी दामाद के साथ खाए तब चलेगा, नहीं, बेटी दामाद के पाले भाई खा ले तो चलेगा, लेकिन पुतौह जो है ना साथ खाते दिखनी चाहिए और ना ही पुतौह पाले खाते दिखनी चाहिए। है ऐसा या नहीं? नहीं, पति का जूठा पत्नी के लिए प्रसाद समझा जाता है, कृपा, बोलिए समझा जाता है या नहीं ना? तो वो कृपा पत्नी के जूठे में क्यों नहीं झलकती है? पति क्यों नहीं खाता है? बतलाइए। वहां राम सबरी के हाथों जूठे बेर खाते हैं या नहीं? बतलाइए। और जब राम सबरी के हाथ जूठे बेर खाते हैं तो अपने विशेषाधिकारों को तरजीह दे रहे होते या सिद्धांत को तरजीह दे रहे होते? तुम मम प्रिय तुम मम उपजावा, क्या है सबसे अधिक मनुज मोही भाई, नहीं है ना? वह मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम जो है वह सिद्धांत है। उस प्रेम के आगे जितनी आरोपित वर्जनाएं हैं वह सारी धरी की धरी रह जाती है। तब ना राम राज्य का इकबाल, उसके इकबाल की बात आज भी होती है, नहीं? केवट के बारे में सुना होगा, जाति से क्या था? मल्लाह था। किस कैटेगरी में आते हैं मल्लाह? अछूतों की कैटेगरी में जाते नहीं। लेकिन चित्रकूट में सभा चल रही है, राम की नजर पड़ती है, राम उठते हैं और लपक करके आगे बढ़ करके उसका स्वागत करते हुए गले लगाते हैं और अपने बगल में जगह देते। और जब राम विदा कर रहे होते तो क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय भरत संभ्राता सदा रहतुपुर आवत जाता, कि तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हो। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नाम नहीं लेते, क्योंकि भ्रातृ प्रेम का आदर्श कहां दिखता है? भरत में। तो तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय हो और इसलिए तुम भूलना मत, आते जाते रहना। ये क्या है? तो मोरे मन अति दृढ़ विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। अहमियत राम की नहीं है, अहमियत किसकी है? राम के दास की। राम ईश्वर हैं और अहमियत यहां मनुष्य को दी जा रही है। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो जो चीजें आपके माइंडसेट में फिट बैठती हैं
कोई निर्धारित फॉर्मूला नहीं है कि इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना। कोई दिक्कत? कल स्वतंत्रता पर 4-5 निबंध हैं, तो स्वतंत्रता टॉपिक को कल मैं पिक करूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। ये आलोक एक बार इस आइडिया को कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। क्या कैसे कनेक्ट आगे करेंगे ये कीजिए ना। कनेक्टिविटी तो चाहिए ही।